इटावा में कथावाचक की पिटाई मामले का जो प्रकरण है, विवाद है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। जहां एक तरफ सनातन धर्म के सबसे बड़े पद पर आसीन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कथा हो, भगवत कथा हो, इसको कहने के लिए ब्राह्मण अधिकृत हैं। वहीं अब इस मामले में राजनेताओं ने तीखी टिप्पणी की है। हमारे साथ बातचीत के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, राजनेताओं का ये इस पर कहना है कि अगर ये बातें आती हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही वैदिक परंपरा के अनुसार कथा कहने के लिए योग्य हैं, तो ऐसे समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग सनातन परंपरा से पीछे हट जाएंगे, वो अपने अनुसार शादी विवाह करने लगेंगे। देखिए ये सब तो राजनेताओं का अपना आकलन है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जिस व्यास के बारे में चर्चा हो रही है उसके इतिहास को लोगों ने, आप पत्रकारों के माध्यम से हमने जान लिया है। वो पहले बुद्ध कथा कह रहा था, सनातन से हट चुका था और हट करके बुद्ध कथा कह रहा था, लेकिन वहाँ उसको संतोष नहीं मिला तो वो राम कथा, कृष्ण कथा कहने के लिए आया। तो इसलिए नेताओं का ये जो आकलन है, इसकी परीक्षा प्रैक्टिकल हो चुका है। वहाँ शांति नहीं है, शांति भगवान श्री कृष्ण और सनातनी शांति सनातन धर्म में ही है। ये तो स्थापित है ना, तभी ना वो बुद्ध कथा करके हट गया और फिर राम कथा कृष्ण कथा में आ गया। तो इसलिए ये कहना कि लोग सनातन धर्म से हट जाएंगे, ये बिल्कुल झूठा खोखला विचार है। सनातन धर्म इतना सरल नहीं है। अगर हटना होता ना तो 1000 साल की गुलामी के बाद अब तक तो जाने कहाँ चला गया होता, इतिहास में भी होता कि नहीं होता। लेकिन सनातन धर्म जहाँ का तहाँ डटा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। गुरुजी, अगर इस विषय की बात कर लें तो विवाद भी हुआ है, कुछ प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। क्या लगता है कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? राजनेता और उनके द्वारा बांटो राज करो वाली राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो देखते हैं कि पूरा हिंदू समाज हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, तो इसमें से कुछ तोड़ करके कुछ लोगों को तो अपने साथ हम कर लेंगे। इसीलिए बाकी दूसरे लोगों का वोट मिला करके हम अपना बना ले जाएंगे। इसीलिए समीकरण बना है ना, PDA। पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, माने सनातन धर्म का एक टुकड़ा, और बाकी अल्पसंख्यक। तो दोनों को मिला करके हम कर ले जाएंगे। तो वो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में टुकड़ा करके उसको अपने साथ मिला करके अपनी सफलता, राजनीतिक सफलता चाहते हैं। PDA का आपने जिक्र किया, जैसे ही यह घटना हुई अखिलेश यादव के निशाने पर, खासतौर पर जैसा उन्होंने बयान दिया है, इसके अलावा जैसे उनके पार्टी के राजनेता कह रहे हैं, उनके निशाने पर खासतौर पर ब्राह्मण वर्ग नज़र आ रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या इस प्रकार की सियासत क्या परिणाम लाने वाली है? बात यह है कि इस प्रकार की सियासत क्या परिणाम लाएगी। आप हिंदू समाज को तोड़ने के लिए खड़े हो गए अपने राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, ये कहाँ तक उचित माना जाएगा? आप राजनीति करिए, सत्ता में आइए, लोगों को आकर्षित करिए, लेकिन अपनी नीतियों से करिए। लेकिन किसी समाज को टुकड़े टुकड़े करके और उसके टुकड़े को अपने में मिला करके और आप उन लोगों के साथ हमको खड़ा करना चाहेंगे जिनके साथ हम 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी नहीं खड़े हो सके। आप कैसे सफल होंगे? 1000 साल का अनुभव देख लो। अखिलेश जी शासक बन के रहे, आपकी तरह नेता नहीं थे। वो तो बाकायदा गद्दी पर बैठे हुए थे और 1000 साल हमारे ऊपर चढ़े हुए थे, लेकिन हम अपने धर्म का पालन करते रहे। हम उनके साथ नहीं गए। हम उनके यहाँ नौकरी भी करते थे, इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन जब पानी पीना होता था तो महल के बाहर जा कर के कह देते थे कि हुजूर ज़रा पानी पी के आता हूँ, हिंदू के घर में पानी रखा है। तो हम लोगों ने अपने धर्म का संरक्षण किया है। आप हमको अल्पसंख्यकों के साथ कैसे खड़ा कर सकते हो और हम कैसे खड़े हो जाएंगे? ये आप ऐसा दीवा स्वप्न देख रहे हो। हम सनातनी हैं और हम जिसके साथ रहते हैं तो अपने विचार साम्य के कारण रहते हैं। जिससे हमारा विचार विरुद्ध है उसके साथ हम कैसे जाएंगे? इसलिए आप हमारे अंदर से जो थोड़े लोगों को तोड़ करके अपना समीकरण बनाना चाहते हो, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। और इस मामले में क्या, जैसे कि कुछ आगे भी आप विशेष योजना बना रहे हैं कि व्यासपीठ से कथा कहने के लिए कौन योग्य होगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं तय की जाएंगी, कुछ सोच रहे हैं? देखिए, बात यह है कि क्या हो रहा है कि लोग अतिवादी हो रहे हैं। अतिवादी का मतलब है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले और उसको सम्मान करने वाले लोग हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना जीवन परंपरा से जीने वाले लोग हैं, वो इसी का आग्रह रखे हुए हैं। और जो नए विचारों से प्रभावित हो गए लोग हैं वो वर्णाश्रम के विरुद्ध विचार रख रहे हैं और उसी में अपना आग्रह रख रहे हैं।
इससे क्या हो रहा है कि टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा करके समाज के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया जाए, जिसमें दोनों की मान्यताएं भी सुरक्षित रहें और साथ ही साथ दोनों की आकांक्षाएं भी पूरी हों, ताकि टकराहट का कोई अवसर ना आए और इस तरह के जो राजनीतिज्ञ हैं जो टकराहट से भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, भले समाज टूट जाए, तो उनको भी मौका ना मिले। एक अंतिम सवाल इस विषय पर, पीडीए की तर्ज पर आप भी क्या कुछ एक समीकरण बनाने का विचार कर रहे थे? अभी आप चर्चा कर रहे हैं बी के ऐसा है, हम बता दे रहे हैं, हमने कोई समीकरण, हमको राजनीति तो करना नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि ये देश सनातन धर्मियों का है, इसलिए इस देश में अगर कोई समीकरण बने तो सनातन धर्म का समीकरण बनना चाहिए। और उसमें पहले से ही, वेदों के समय से ही समीकरण बना हुआ है। क्या समीकरण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम कह रहे हैं कि दूसरों का अलग अलग समीकरण है, उसका नाम है, तो हमारे समीकरण का भी नाम राजनीति में फैलना चाहिए। और वो हमारा समीकरण क्या है? आज का हमारा बनाया नहीं है, परमात्मा का बनाया हुआ है, वेदों से चला आ रहा है। जाने कितने लोगों ने इसका पालन करके जीवन में सुख शांति पाई है। और वो समीकरण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर इनके आद्य अक्षर का संग्रह करें तो ब्राह्मण का ब, क्षत्रिय का क, वैश्य का व और शूद्र का स। अगर अंग्रेजी आजकल चलने लग गया है तो बी की BS समीकरण, अथवा हिंदी में कहें तो ब का व स। अब उसको याद करने के लिए बकवास कह लीजिए, बहुत प्रचलित शब्द है। तो हमारा समीकरण बकवास समीकरण है। एक अंतिम सवाल महाराज जी, महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता को लेकर बहस छिड़ चुका है, जहां एक तरफ जो वर्तमान सरकार है वो हिंदी को अनिवार्य कर रही है, हिंदी भाषा को, वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट के जो लोग हैं वो इस पर नाराजगी जता रहे हैं। वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये मराठी भाषा का अपमान होगा। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया है महाराष्ट्र सरकार? देखिए, हम जा रहे हैं महाराष्ट्र और वहाँ हमारा चातुर्मास्य होने वाला है, 2 महीना वहीं पर रहेंगे और हम जो शाम को प्रवचन करेंगे उसमें महाराष्ट्र ही विषय पर प्रवचन हम करेंगे, महाराष्ट्र ही हमारा विषय होगा। तो महाराष्ट्र के जितने ही भी दृष्टिकोण हैं महाराष्ट्र के बारे में, वो सब चर्चा में आएंगे। जहाँ तक हिंदी विरोध और मराठी के संस्थापन का प्रश्न है, तो मराठी जो है पूरे देश की भाषा तो हो नहीं सकती, पूरे विश्व की भाषा तो हो नहीं सकती, और न इसके लिए कोई प्रयास मराठी समर्थकों के द्वारा किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र का व्यक्ति महाराष्ट्र में ही रहेगा, कुएं का मेढक बना रहेगा कि वो बाहर भी निकलेगा, दुनिया भी देखेगा। तो जब महाराष्ट्र में आप मराठी की बात करोगे और उसी पे एकदम रिजिड हो जाओगे, दृढ़ हो जाओगे कि नहीं बस मराठी के अलावा कुछ नहीं, तो फिर इसका मतलब आप महाराष्ट्र के प्रदेश के लोगों को कूप मंडूक बना रहे हो, कुएं का मेढक बना रहे हो, कुएं के अलावा उसी को संसार समझता है। अरे जब महाराष्ट्र का व्यक्ति बाहर निकलेगा तो बाकी लोगों से कैसे बात करेगा? तो इसके लिए उसके पास कोई तो भाषा होनी चाहिए, तो विश्व में जाएगा तो किससे बात करेगा? और इसीलिए जो हिंदी है वो हमारे माथे की बिंदी है, उसके बारे में आपको क्या दिक्कत है? हिंदी जो है वो मराठी को डोमिनेट नहीं करती है। हिंदी का ये नियम है कि वो किसी भाषा को दबा करके ऊपर नहीं आ रही है। मराठी के लिए स्कोप है, और हिंदी भी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है और मराठी भी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, और दोनों की ओरिजिन जो है संस्कृत भाषा से है। तो ऐसी परिस्थिति में माला मराठी माहिता है, मुझे मराठी आती है, अगर ये कहें, और चाहे तो माने हमने दोनों शब्द कह दिए, मराठी में भी कह दिया, हिंदी में भी कह दिया, क्या दिक्कत हुई? तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि महाराष्ट्र में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। जिसको बॉलीवुड आप कहते हो वो तो महाराष्ट्र में है ना। अब तो थोड़ी थोड़ी शाखाएं कहीं कहीं बन रही हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश वालों ने भी कोशिश किया कि हमारे यहाँ भी फिल्म सिटी बन जाए, अभी तक तो उस रूप में नहीं बन पाई। अभी तक तो भारत का जो फिल्म उद्योग है वो महाराष्ट्र में ही, मुंबई में ही केंद्र बनाए हुए है, और वो हिंदी को प्रचार दे रहा है। आज दूसरे जो देश हैं, मलेशिया आदि, दूसरे कई देश हैं, उन देशों में लोग हिंदी बोल रहे हैं। आपके महाराष्ट्र में स्थापित हिंदी फिल्म उद्योग के कारण हिंदी फिल्में देख देख करके लोग जो है पूरे विश्व के अनेक देशों में हिंदी बोलने लग गए हैं। तो वो हिंदी जहाँ से निकली है और जहाँ से उसका प्रचार हो रहा है, उस जगह पर हिंदी के विरोध की बात करना हमारी दृष्टि तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ के लोगों का विचार हम जा रहे हैं, तो और भी जानेंगे, और अगर उसमें परिवर्तन आया तो आपको सूचित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े थे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।